और जब जब हम लोगों ने सदन के अंदर अपने आरक्षण की मांग को रखा, उसकी आवाज उठाई, तब तब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। अगर वो आपकी विरोधी है तो आपने तो चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, आप इतने लंबे समय तक उनके साथ रहे, क्यों? चुनाव हमने लड़ा 2018 में उपचुनाव में और हमारी जीत हुई, लेकिन ये कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी, हाँ निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का सिंबल था, लेकिन उसके साथ बहुजन समाज पार्टी भी थी, हमारी निषाद पार्टी भी थी। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर असम्मानित तरीके से कहा कि निषाद चमार बनना चाहता है। अरे हम आरक्षण लेना चाहते हैं अपने। आज आप किसी भी कार्यालय चले जाइए, सरकारी नौकरियों में चले जाइए, थानों और तहसीलों में चले जाइए, 70% एक ही बिरादरी वहां पर दिखेगी, या तो यादव दिखेंगे या तो जाटव दिखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान प्रवीण कुमार निषाद हैं, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं निषाद पार्टी के, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के सुपुत्र हैं और साथ ही पूर्व सांसद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। और बहुत कम उम्र में आप राजनीति में आए और आते ही आपने ऐसी उपलब्धि हासिल की योगी जी के क्षेत्र में लोकसभा उपचुनाव में, जिसने सभी को चौंका दिया। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है और वहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब से थोड़े दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान आपकी पार्टी की तरफ से आरक्षण का मुद्दा उठाया गया और सदन में चर्चा हो रही थी, तब समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। मैं सबसे पहले इसी मुद्दे को समझना चाहता हूं। जब आप सदन में गए, आपकी पार्टी सदन में गई आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, क्या हासिल आप करना चाहते हैं? और जिस तरीके का शोर शराबा हुआ और जिस तरीके से बात रखी जानी चाहिए थी, जैसी चर्चा होनी चाहिए थी, क्या वो हो पाई? जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमारा समाज और हम सभी एक वकील के रूप में, मैं प्रवीण निषाद, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय संयोजक निषाद पार्टी, और माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, विधान परिषद में हमारे साथ 11 विधायक, सदन के अंदर छोटा भाई खुद विधायक है, 3 राज्य मंत्री। हम अपने सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो है वो मझवाड़ आरक्षण का, और जब जब हम लोगों ने सदन के अंदर अपने आरक्षण की मांग को रखा, उसकी आवाज उठाई, तब तब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। अभी हाल में माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे तरीके से सदन में आरक्षण का पक्ष रखने का जब काम किया, तो नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर असम्मानित तरीके से कहा कि निषाद चमार बनना चाहता है। अरे हम आरक्षण लेना चाहते हैं, अपने समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, जिससे उनको भी नोट और नौकरी मिले। अगर सपा इतनी हितैषी रहती हमारे समाज की, तो 30 सालों से सपा और बसपा की सरकारें थीं, क्यों एक बिरादरी को नोट और नौकरी दिया? क्यों बहन मायावती जी ने, बसपा सरकार ने बस एक दलितों को पक्ष रखते हुए उनको भी नोट और नौकरी दिया? आज आप किसी भी कार्यालय चले जाइए, सरकारी नौकरियों में चले जाइए, थानों और तहसीलों में चले जाइए, 70% एक ही बिरादरी वहां पर दिखेगी, या तो यादव दिखेंगे या तो जाटव दिखेंगे। अरे निषाद समाज की आबादी इस उत्तर प्रदेश में 24.75% है। ये लोग 70 साल से सरकार बना रहे हैं, कभी सपा की, कभी बसपा की, कभी कांग्रेस की, लेकिन कभी भी इनका हिस्सा नहीं मिला। अरे हिस्सा देने की बात, कभी इनको सम्मान भी देने का काम नहीं किया। लेकिन आज निषाद पार्टी एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमें गौरवान्वित करने का काम किया। सिंगेरपुर में 56 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का काम हमारी सरकार ने किया, निषाद राज जी का, और भगवान श्री रामचंद्र जी का गले मिलते हुए जो मित्रता का संदेश त्रेता युग में गया था, वो आज के दिन में हमारी सरकार ने देने का काम किया। और निश्चित ही ये हमारा सबसे ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दा है। अगर समाजवादी पार्टी देना चाहती तो अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, दोनों पीढ़ियों ने हमारे समाज को न्याय नहीं दिया। अब न्याय हम लोग खुद लड़ेंगे। हमारा समाज तैयार हो चुका है, एकजुट हो चुका है, और हर गली हर गांव में जहां भी हमारे निषाद समाज के गांव हैं, जो भी हमारे निषाद समाज के साथी हैं, वो एक सुर में महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, निषाद पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम लोग को भी और हमारे समाज को भी वो जो खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान है, हमारा जो आरक्षण है, जो संविधान में निहित है, 1950 में जो लिखा गया संविधान है, उसमें हमें 53 नंबर पे मझवाड़ के नाम से हमें आरक्षण दिया गया है। इस विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग अपनी सरकार में पक्ष रख रहे हैं, और निश्चित ही सरकार हमारी बातों को मानने का काम कर रही है।
आपने कहा जब आपने आरक्षण की बात की सदन में, सबसे ज्यादा हंगामा समाजवादी पार्टी ने किया। अगर वो आपकी विरोधी है तो आपने तो चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, आप इतने लंबे समय तक उनके साथ रहे, क्यों? निश्चित तौर पर चुनाव हमने लड़ा 2018 में उपचुनाव में और हमारी जीत हुई, लेकिन ये कहना गलत है कि समाजवादी पार्टी, हाँ निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का सिंबल था, लेकिन उसके साथ बहुजन समाज पार्टी भी थी, हमारी निषाद पार्टी भी थी और साथ साथ पीस पार्टी भी थी। इन सारे दलों को और कितने न जाने गोरखपुर और अन्य जिलों के जो भी हमारे सामाजिक संगठन थे, जो भी पिछड़ों की हितों की बात करते थे, वो सारे लोग एकजुट होकर अपने इस बेटे को उस लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है, 6.5 लाख वोटर जो है बस एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है, गोरखपुर लोकसभा में, लेकिन कभी भी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। पहली बार था कि ये पिछड़े समाज का बेटा, निषाद समाज का बेटा जब मैदान में उतरा तो सभी लोगों ने बड़े प्यार से गले लगाया और सभी लोगों ने अपने आशीर्वाद से इस बेटे को सांसद बनाने का काम किया, न कि समाजवादी पार्टी को। ये निषाद पार्टी की जीत थी, ये बहुजन समाज पार्टी की जीत थी, ये पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी सबके संयुक्त प्रयास से वो हम लोगों ने सीट जीती थी 2018 के उपचुनाव में। अगले साल विधानसभा का चुनाव है और आपकी आवाज बुलंद तरीके से तभी रखी जाएगी जब सीटों की संख्या आपके पास ज्यादा होगी, जीते हुए विधायक ज्यादा होंगे। कितनी सीटों की डिमांड इस बार आपकी तरफ से रखी जाएगी? देखिए, जब हम लोगों ने शुरुआत की और 2013 से लगातार संघर्ष जारी है महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में, और 2016 अगस्त 2016 को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई और 2017 में हम लोगों ने पहला चुनाव लड़ा और एक विधायक हमारे जीत के सदन के अंदर पहुँचे। और 2022 में पुनः जब मौका मिला तो हम 16 सीटों पे चुनाव लड़े और 11 की संख्या हमारी उस विधानसभा के अंदर पहुंची, हमारे 11 विधायक जीत के गए। और 2027 में ये लक्ष्य है कि जो हमारी बहुतायत संख्या है निषाद समाज की, तकरीबन 170 सीटें जो निषाद बाहुल्य हैं, तो हमारे पूरे निषाद समाज की एक सपना है कि हमने 1 से 11 तक की यात्रा पूर्ण की, 111 हों, लेकिन ये फैसला माननीय अध्यक्ष जी के पास है, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के पास है। हम लोग सहयोगी दल के रूप में और निश्चित ही 2027 में हमारी सीटें बढ़ेंगी और एक सम्मानजनक तरीके से। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमें सीट नहीं सम्मान चाहिए और सीट के साथ जीत के लिए हम लोग काम करते हैं, उसके लिए निषाद समाज और निषाद पार्टी काम कर रही है। आपने कहा सम्मान चाहिए, इसी के लिए तो आप एनडीए के साथ आए ना, इसी के लिए आपने बीजेपी का साथ किया। क्या हासिल हुआ बीजेपी का साथ करके? बीजेपी के साथ आने से पहली बार तो मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया। आज़ादी के बाद से कितनी सरकारें हमारे समाज के लोगों ने बनाई, लेकिन कभी भी इनका हिस्सा नहीं मिला। अगर हिस्से और अधिकार की बात करें तो पहली बार मत्स्य मंत्रालय को अलग बनाया गया पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में भी, और पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और मंत्रालय से उनको सुख और सुविधा देने का काम कर रहे हैं, उनको योजनाओं से जोड़कर। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से हम लोग नहीं जोड़ लेते, तब तक हमारा वो सपना अधूरा है। तो पहली बार मत्स्य मंत्रालय बना और 20,000 करोड़ रुपया पहली बार माननीय मोदी जी ने मछुआरों के लिए दिया, इनलैंड फिशिंग के लिए और कोस्टल एरिया के फिशिंग के लिए। और आज आप देख पा रहे होंगे पिछले 3 सालों से उत्तर प्रदेश जो है वो मत्स्य पालन क्षेत्र में 1 नंबर पे जा रहा है। 1 नंबर पे हम लोग को माननीय मंत्री जी को पुरस्कार मिल रहा है। उसके साथ साथ 11 विधायक हमारे निषाद पार्टी के बने, निषाद राज पार्क बना, निषाद राज घाट बना, 56 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई गई। जो हमारे आरक्षण की विसंगतियां थी उनको दूर किया गया और आरजीआई के द्वारा पत्र लिखा गया। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से केंद्र सरकार का समन्वय से उन सारी विसंगतियों दूर किया गया और पिछड़ा वर्ग आयोग में, राज्य महिला आयोग में और अनुसूचित जाति आयोग में हमारे कार्यकर्ताओं को समायोजित करके उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करके वो भी अपने समाज के बीच में काम कर रहे हैं। ये एक पहचान हमें निषाद पार्टी और एनडीए के साथ मिली। तो फिर आरक्षण वाला काम क्यों नहीं हुआ? आरक्षण वाला निश्चित तौर पर काम हो रहा है और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को धन्यवाद देंगे और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि हमारे आरक्षण के मुद्दे को बड़ी सरलता से उन्होंने संज्ञान लिया है। और जो भी विसंगतियाँ थीं, और विसंगति क्या थी कि हमारे नामों को, जो हमारे उपनाम थे निषाद,
कि उपजातियां जो थी, केवट, मल्लाह थी, बिंद थी, इन सारी जातियों को सारी जातियों की सूची में डाल के रखा था पूर्ववर्ती सरकारों ने। हमारी जाति को पिछड़ी जाति में भी हमारे सूचीबद्ध थे, अनुसूचित जाति में भी सूचीबद्ध थे, अनुसूचित जनजाति में भी सूचीबद्ध थे, घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति में भी सूचीबद्ध थे, विमुक्त जाति में भी सूचीबद्ध थे। तो उन सूचीबद्ध में सारे हमारे केवट के, मल्लाह के नामों को निकाल कर एक जगह करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब समय है हमारे मझवार आरक्षण की बात का। वो माननीय मोदी जी ने कहा है कि निषाद जी आप तनिक भी चिंता मत करिए, जो देश के सबसे अहम मुद्दे थे जैसे राम मंदिर, धारा 370-35 से, इन सारे मुद्दों को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और निश्चित ही आने वाले समय में अब आपके आरक्षण की बात होगी। और निषाद समाज सबसे प्रिय समाज है और जब भी माननीय मोदी जी हमारे बीच में आते हैं, हमें गंगा पुत्रों के नाम से संबोधित करते हैं और जय निषाद राज के नारे से हमें सम्मानित करने का काम करते हैं। यानी कि विश्वास और भरोसा तो आपको दिलाया जा रहा है, लेकिन डेडलाइन कोई नहीं बताई जा रही है। देखिए, डेडलाइन है, कई बार पत्राचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय पूरी तरीके से उस विसंगति को दूर करने का, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने इतनी जटिलता पैदा कर दी थी हमारे आरक्षण को कि निषाद, केवट, मल्लाह को कि ये किसी भी प्रकार से ये लोग नोट और नौकरी ना पा सके, नौकरियों में ना जा सके, इनके बच्चे फ्री में ना पढ़ सके, ये भी आगे बढ़ ना पाए, इनका भी विकास हो जाए, इस डर से हमारे नामों को ऐसे जोड़ दिया गया पिछड़ी जाति की सूची में, अनुसूचित जाति की सूची में, जनजाति में। ये पिछले 5 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि, और आप देख पा रहे होंगे जब 2016 में माननीय योगी जी खुद ही हमारे मंच पे आकर आश्वासन दिए थे कि निषादों का जो ये आरक्षण है ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, इस मुद्दे को अगर हल करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, अगर देना होता तो समाजवादी पार्टी कई सालों से बहुमत में सत्ता में रही, बसपा सत्ता में रही, कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन भाजपा जो एनडीए की सरकार है, एनडीए के सहयोगी दल के रूप में हम लोग हैं और हम लोग को पूरा आश्वासन है माननीय मोदी जी की बातों पे, माननीय योगी जी की बातों पे कि जो जो इन्होंने कहा और जो जो हम लोगों ने मांग रखा, उन सारी मांगों को आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार हमने कहा कि ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, अगर निषाद राज पार्क, अगर अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति लग रही है तो सिंगेरपुर में भी निषाद राज जी की मूर्ति लगनी चाहिए। तो माननीय मोदी जी ने सहर्ष स्वीकार किया और हमारे ऐतिहासिक विरासत को जिंदा करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पार्क का उद्घाटन हुआ, उस प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। लेकिन जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे जनता के बीच एक बार फिर से, तो जनता सवाल नहीं पूछेगी आपसे कि आप कहते हैं समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, आप तो बीजेपी के साथ किया, तो बीजेपी ने भी नहीं। देखिए, ये आपको डेडलाइन दी नहीं, पत्राचार हुआ, आप कह रहे हैं, आपको विश्वास भरोसा सब दिला दिया, अभी जो है, लेकिन जनता तो ये कहेगी कि समय तो बीत गया 5 साल का, अभी जो आप फिर चुनाव में। अभी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चली है उसमें माननीय मंत्री जी ने अपना एक बिल रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। उस बिल में सारे जितने भी हमारे विशेषाधिकार हैं आरक्षण के संबंध में, जितने भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा दिए गए थे और जो भी नियमावली बननी है उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको बड़ी पुरजोर तरीके से उसका समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है मिल जाएगा इस बार? एकदम निश्चित तौर पर, और जनता स्वीकार कर लेगी? एकदम जनता पूरी तरीके से स्वीकार है। आज के दिन में अगर उत्तर प्रदेश में हमारे नेता, सर्वमान्य नेता निषाद समाज के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं और जहां भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, 75 जिलों में तकरीबन 46 जिले हमारे निषाद बाहुल हैं। नदियों के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे रहने वाली हमारी सर्वाधिक आबादी है और इनको हम लोगों ने कैडर के माध्यम से जोड़ने का काम किया। पर प्रवीण जी, ये लोग ये कहते हैं कि जो आप जितनी युवा उम्र में आप आ गए, तो जो युवा है आज का, वो आरक्षण के बजाय कोशिश करता है कि इतना सशक्त बना दिया जाए अपने लोगों को शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, कि वो आरक्षण मांगे नहीं। आप इतना इन्वेस्टमेंट अपने इलाकों में लेकर आइए। योगी जी तो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, बड़े इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं। आज भी सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। क्यों ना उन इलाकों में इस तरीके की व्यवस्था की जाए शिक्षा और रोजगार को लेकर के कि आरक्षण मांगना ही ना पड़े। निश्चित तौर पर इस दिशा में क्यों काम नहीं? आरक्षण एक हमारा अहम मुद्दा है, उसकी लड़ाई जारी है, लेकिन उसके साथ साथ मत्स्य मंत्रालय के द्वारा हम लोगों ने जो हमारे समाज के, जो हमारे ट्रेडिशनल फिशरमैन थे, उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको फिश फीड मिल देने का काम किया गया। 6.5 करोड़ की उनको मिल दी गई, जो मछली जो चारा खाती है उसके दाने को बनाने की।
इस प्रकार से तकरीबन 2 से 3 दर्जन मशीनें पूरे प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ साथ निषाद राज बोट योजना के तहत जो भी हमारे मछुआरे भाई हैं उनको जोड़ने का काम किया गया। जो हमारी बालिकाएं हैं, जो बालक हैं, उनको शिक्षा के लिए अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के हम लोगों ने निषाद कल्याण कोष की स्थापना की। उस कोष के द्वारा किसी को भी हम लोग शिक्षा दे सकते हैं, किसी को भी अगर दिक्कत होती है उसके स्वास्थ्य में तो उसको चिकित्सा की सुविधा दे सकते हैं, उसको मकान दे सकते हैं। ये मूलभूत आधारशिलाएं। अच्छा, क्योंकि आप आरक्षण की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर आज अखिलेश जी ऐलान कर दें कि हम देंगे आरक्षण, आ जाइए हमारे साथ, कांग्रेस कर दे ऐलान कि हम देंगे आरक्षण, आ जाइए हमारे साथ, तो ये जो बीजेपी के साथ हैं आप एनडीए में, ये इसी शर्त पर है कि आरक्षण मिलेगा तभी आपके साथ हैं, और अगर आरक्षण दूसरा वादा कर दे तो उसके साथ चले जाएंगे? ये गठबंधन क्या इसी पर आधारित है पूरा? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये लोग हमेशा हमारे आरक्षण का विरोध किए हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक समय में हमें आरक्षण दिया था। नहीं, मान लीजिए वो बदल जाते हैं, उनका मन बदल जाए और अखिलेश जी कहें 2027 के लिए तैयार हूं मैं। बहुजन समाज पार्टी ने कुर्सी पे बैठते ही हमारे उस आरक्षण को खारिज करने का काम किया। हम तो स्वागत करेंगे अगर ये लोग अपने मुंह से, अपने मंचों से हमारे आरक्षण की बात करें, तो निश्चित तौर पर के पूरा का पूरा निषाद समाज जैसे पहले इनके साथ था, आज भी है, हमारे समाज के साथ है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो साथ एनडीए का है वो सशर्त है, वो बदल सकता है? एकदम निश्चित तौर पर अगर कोई भी हमारे आरक्षण की बात करता है, बड़ी बात कह रहे हैं, सरकार में आ जाए और हमारे आरक्षण को देने का काम करें, तो निश्चित तौर पर ये निषाद साहब हमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें वकालत अखिलेश जी अगर कर दें ये काम, एकदम निश्चित तौर पर आपकी पार्टी अखिलेश जी के साथ, हाँ, निश्चित तौर पर हमें वकालत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए उनको सरकार बनाने के लिए आप ही के विधायकों के नंबर उतने ही कम पड़ जाए, आप ही के विधायक चाहिए, निश्चित तौर पर पहले बोले, तैयार हो जाएंगे? पहले बोले तो हमारे आरक्षण के बारे में, मैं वही कह रहा हूं, शर्त यही है, वो कह दें तो आप तैयार हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि हमें वकालत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए योगी जी सुन रहे होंगे तो हो सकता है बुरा मान जाए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे आरक्षण के पक्ष में। मैं तो कह रहा हूं कि अगर योगी जी भी आरक्षण के बारे में, माननीय योगी जी कई बार बोल चुके, माननीय मोदी जी से हमारी वार्ता हो गई, अमित शाह जी कई बार पेपर में छप गया है। सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है अब तक। एकदम निश्चित तौर पर वो सारे काम हो रहे हैं, और जिस दिन पूरा हो जाएगा हमारा निषाद समाज पूरी तरीके से गौरवान्वित हो जाएगा और धन्यवाद देगा अपने नेताओं को, अपने पुरखों से आशीर्वाद लेगा कि ये जो लड़ाई इतने सालों से लड़ रही थी, हमारा समाज लड़ रहा था, उस मिशन में, उस काम में सफल हो गया। देखिए निषाद समाज के मुद्दे तो आप उठाते रहते हैं, लेकिन जो कुछ राजनीति में चल रहा है उन सब बातों का असर और वो सारी बातें वोटर तक तो पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हल्ला इस वक्त एसआईआर का मचा हुआ है। 2,88,00,000 लोगों के नाम कट गए हैं और विपक्ष कह रहा है कि ये जो नाम कटे हैं ये पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, वंचितों के हैं, क्योंकि बीजेपी को इनका वोट नहीं मिलता है। आप भी अपने इलाके में जाते होंगे, आप भी अपने कार्यकर्ताओं से बातें करते होंगे, बीएलए से बात करते होंगे, क्या बताते हैं वो आपको, क्या हुआ एसआईआर? ऐसा कुछ नहीं है, एसआईआर पूरी तरीके से और निष्पक्ष रूप से काम हो रहा है, और जितने भी बोगस वोट थे उत्तर प्रदेश में उन सभी नामों को काटा जा रहा है, उनका पुनरीक्षण किया जा रहा है। एक तरीके से एक एग्जामिनेशन है कि हमारे मतदाता सही है कि नहीं है, वो कोई डुप्लीकेट मतदाता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनका गांव में भी नाम रहता है, शहर में भी नाम रहता है, कई दूसरे प्रदेश में भी नाम, उन सारे मतदाता जो कई जगहों पे मतदान करते थे उनके नामों को एक बार पुनरीक्षण करके फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। और विपक्ष जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो सरकार योजनाएं या जो भी स्कीम लाती है उसके वो उल्टे ही काम करते हैं। एसआईआर हमारे और हमारी जनता के लिए और हमारे इस स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सबसे निर्णायक कदम है और हम लोग उसके पक्ष में हैं। अगर मैं भी तो पिछड़े समाज से आता हूँ, हमारा समाज भी पिछड़े समाज से आता है, कहीं ऐसा कोई तो निषाद नहीं मिला, कहीं ऐसा निषाद नहीं मिला या पिछड़ी जाति का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसका वोट काट दिया गया हो। हाँ, ऐसा जरूर मिला है कि अगर उसका गांव में भी वोट है, शहर में भी वोट है, तो एक जगह उसको दुरुस्त कराना है, उसका पुनरीक्षण होकर उसको सही किया जा रहा है। वो अपने फॉर्म को भरकर जमा कर रहा है बीएलओ के द्वारा, और अपना जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी उसको काम कर रहे हैं। आपके इलाकों में बीएलओ पहुंच रहे हैं? अखिलेश जी तो कह रहे हैं बीएलओ पहुंचते ही नहीं, और बीएलओ पे दबाव इतना है कि उनकी जान चली जाती है। नहीं, सारे अधिकारी, कर्मचारी, एसआईआर और हमारी पार्टी, हमारा संगठन और उसके साथ साथ सहयोगी संगठन भी एनडीए में, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, ये सारे लोग, राष्ट्रीय लोक दल हो, ये सारे लोग भी उस पुनरीक्षण में, क्योंकि हमें ही लाभ मिलना है। चाहे वो कोई भी पार्टी चुनाव लड़े तो हमारा मतदाता सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, वो उस
जो विसंगतियां हैं उससे दूर रहे, तब जाके हम स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट आया, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, 9,12,000 करोड़ का बजट। निषादों के लिए क्या है इसमें, आपके इलाके के लिए क्या है इसमें? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के प्रयास के द्वारा हम लोग एक विजन लेके चले हैं मत्स्य मंत्रालय में, कि जो अभी तक सरकारें अनसुना करके रखी थी हमारे समाज को, आज हमारे कम से कम 30,000 लोगों को हम लोगों ने इंडिविजुअल नाव देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। और बड़ी बड़ी मिलें लगाकर और एक्वा पार्क बनाकर लोगों को प्रशिक्षित करने का भी काम, जितनी भी बड़ी हमारे, आप देख पा रहे होंगे कि पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी के द्वारा हमारे ही विभाग में उर्दू अनुवादक एक पद है, उस पर कई सारी नियुक्तियां करके, फर्जी नियुक्तियां करके रखे थे। सरकारी धन का दुरुपयोग करते थे। अरे भाई, मछली उर्दू थोड़ी ना पड़ती है, उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत थी मत्स्य विभाग में? लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको दुरुस्त किया गया, सारे लोगों को नौकरियों के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया। और पूरे प्रदेश में एक्वा पार्क बनाकर, प्रशिक्षण केंद्र बनाकर प्रशिक्षित करने का, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम किया गया है। जो भी हमारे ट्रेडिशनल मछुआरे थे, जो जाल लेके नदियों में मारते थे, जो नाव लेके नदियों में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो मछली मारते थे, अब उनको प्रशिक्षित करके व्यापारिक तरीके से उनको मछली पालन सिखाया जा रहा है। और उनके निजी जो ज़मीन है उसमें अगर वो तालाब का निर्माण करता है तो उसको खोदने से लेके, बीज डालने से लेके आगे बेचने तक का प्राविधान हमारे विभाग ने दे रखा है। और बड़े पैमाने पर हमारे मछुआरे उस योजना का लाभ ले रहे हैं। समितियां जो कुछ लोगों के विशेष कब्जे में रहती थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक ऐसे व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो पूरे प्रदेश पे उनका एकाधिपत्य था, उनका कब्जा था। लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा 1000 मत्स्यजीवी सहकारी समितियां बनाकर लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। और जितने भी ताल, पट्टे, पोखरे, नदियां का पट्टा होता है वो मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के द्वारा हमारे निषाद समाज को आवंटित करने का काम किया जा रहा है। SIR पर तो आपने जवाब दे दिया। अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है हिंदू समाज में, बंटवारे का मुद्दा। अभी मुक्तेश्वरानंद का विवाद हो या UGC की गाइडलाइंस हो, UGC की गाइडलाइंस सीधे सीधे युवाओं को प्रभावित करती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को प्रभावित करती हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर भी जो विवाद हुआ, वो माना गया कि भाई सनातन को मानने वाले ही बट जाएंगे तो क्या होगा, हिंदू वोट बट जाएगा। और ये सरकार तो सनातन के नाम पर ही बन रही है। आपका इस पर क्या मत है? देखिए, निश्चित तौर पर हम सम्मान करते हैं अपने धर्म का, अपने सनातन संस्कृति का। लेकिन जो किया अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने, सरकार के साथ या प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है, सुरक्षित आपको ले जा रही थी गंगा स्नान कराने के लिए, तो आपको जाना चाहिए था, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। भाई, सरकार हमारे लिए है और हम ही ने सरकार बनाई है। सरकार हमें संरक्षण देने का काम करती है, कहीं हमारे साथ अन्याय न होने पाए, हमारे साथ न्याय करने का काम करती है। तो हमें लगता है कि उनको सरकार का पक्ष रखना चाहिए। और सनातन और हमारे जो धर्म हैं, हम सभी लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हम लोग भी अनुयायी हैं। हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, महाराजा भगवान श्री रामचंद्र जी के आत्म बाल सखा निषाद राज जी के वंशज हैं। और निश्चित तौर पर उसी गंगा तीरे के किनारे आज भी हमारी महाराजा निषाद राज जी का किला है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन 1000 करोड़ से अधिक रुपए व्यय करके निषाद राज घाट बनवाने का काम किया, निषाद राज पार्क बनवाने का काम किया। और UGC का मुद्दा देखिए, अगर सदन कोई बिल पास करता है तो उसके पीछे कमेटियाँ होती हैं, सारा लिखाई पढ़ाई होती है और सभी माननीय सदस्यों को दिया जाता है, तब जाके बिल पास होता है। और UGC हमारे जो भी हैं विद्यार्थी हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, उनके हितों के रक्षा के लिए बनाई गई है। तो हम लोग सरकार के साथ हैं, UGC के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण निषाद जी इस बातचीत के लिए, और निषाद समाज के कल्याण का लक्ष्य लेकर जो आप आगे चले हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।